3 दशक से भी पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार को ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल से कैसे उखाड़ फेंका, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल केस स्टडी बनता है। इसके बारे में मैंने अपनी किताब टेल्स फ्रॉम शाइनिंग एंड सिंकिंग इंडिया के बारे में भी काफी डिटेल में लिखा है कि कैसे ममता बनर्जी ने शिंगूर और नंदीग्राम को इस्तेमाल करके लेफ्ट फ्रंट को निस्तोनाबूद कर दिया। लेकिन अब इतने साल बाद जाकर लग रहा है बीजेपी उसी प्लेबुक को अब वेस्ट बंगाल में इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ। और ममता बनर्जी इट सीम्स अभी काफी वीक, इनकेपेबल लग रही है। जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है वेस्ट बंगाल में, उसे रोकने में नाकाबिल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी पॉलिटिक्स को समझते हुए, जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है, या ये कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ एबिलिटी है, या फिर टीएमसी में अपने आप ही इतना करप्शन, इतना इनफाइटिंग हो चुका है दैट ममता बनर्जी इज लूजिंग कंट्रोल ओवर वेस्ट बंगाल। देशभक्त के आज के एपिसोड में सिर्फ मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके बारे में ही बात नहीं करेंगे। उससे बड़ा एक जो इशू डेवलप हो रहा है ममता बनर्जी के लिए, जो लोगों का गुस्सा अब धीरे धीरे उनके खिलाफ बढ़ रहा है, खासकर की टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की वजह से जो लोग 27,000 जो टीचर्स अब जिनके पास अब नौकरी नहीं है, उनका गुस्सा, और टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बंगाल के बारे में बात करेंगे। 1 साल एग्जैक्टली रह गया है बंगाल के इलेक्शंस में। क्या ममता बनर्जी का होल्ड अब बंगाल के पॉलिटिक्स में धीरे धीरे फिसल रहा है? पूरा जो नैरेटिव है उस पर कंट्रोल कैसे ममता बनर्जी का अब फिसल रहा है? एग्जैक्टली लेफ्ट फ्रंट सरकार के 1 साल जाने से पहले उनके जो निस्तोनाबूद हुए थे, उनका भी जो 1 साल 6 महीने पहले जैसा एक स्टोरी था, वैसा ही स्टोरी अब बंगाल में भी दिखने को मिल रहा है। क्या ममता बनर्जी इस लेटेस्ट अपसेट से बच पाएंगे? सबसे पहले जो वायलेंस के बारे में अगर आपने वीकेंड में ना पढ़ा हो तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग जो डेवलपमेंट हुई है वो पिछले 2-3 दिनों में हुई है कि कैसे मुर्शिदाबाद में एंटी वक्फ प्रोटेस्ट होना था। ठीक है, वक्फ एक्ट आ चुका है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, वोटिंग हुआ। उस समय लगता है कि सो रहे थे लोग, लेकिन जब ये एक्ट पास हो गया है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल चुका है, तब वहां बंगाल में लोग जागते हैं और कहते हैं कि हम वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इतने लेट प्रोटेस्ट करके क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए। लेकिन देखिए प्रोटेस्ट के साथ क्या हो जाता है। पुलिस का यह कहना है कि जंगीपुर में प्रोटेस्ट हुआ, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में, वहां एक्चुअली रामनवमी का प्रोसेशन निकलना था। पुलिस अपनी ये दलील दे रही है कि रामनवमी के प्रोसेशन के लिए हमने उसका सेफ पैसेज के लिए सारा बंदोबस्त करके रखा था, तो ये जो एक्ट, वक्फ एक्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट बंदोबस्त नहीं था। सबसे पहले आपने प्रोटेस्ट अलाउ क्यों किया? अगर अलाउ किया तो आपके पास ऐसा क्या है कि पुलिस फोर्स नहीं है? पुलिस फोर्स नहीं था, उसके वजह से प्रोटेस्ट फैला। फिर एक रूमर फैला उसमें कि एक लड़का वहां मारा गया है, वो गिर गया है। उसके बाद जो आक्रोशित भीड़ थी उसने पुलिस व्हीकल्स को टॉर्च किया, आर्सनी की, और जनरल दंगई नेचर वहां फैला। सवाल अब यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी एक राइट नहीं रोक पाती हैं, एक प्रोटेस्ट मैनेज नहीं कर पाती हैं? क्या ममता बनर्जी को मालूम नहीं था कि वक्फ एक्ट पास होने के बाद उनके अपने स्टेट में क्या होगा? और देखिए, एक बात तो क्लियर है, चाहे आप जिस कम्युनिटी से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो तो आपको प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार तो बनता ही नहीं है, सबसे पहले। और आपने प्रोटेस्ट करके वही स्टीरियोटाइप को बिल्कुल साबित कर दिया जो कहता है कि इस देश में और स्ट्रॉन्ग और ड्रैकोनियन लॉज होने चाहिए, लोगों को कुचल देना चाहिए, क्योंकि लोगों की एबिलिटी नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम करें। वही देश जिसने पीसफुल प्रोटेस्ट करके अंग्रेजों को पीछे खदेड़ दिया, आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है। उसके डिटेल्स में अभी आपको सुनाता हूं, बहुत ही सैड है। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद आपने पथराव शुरू कर दिया, जिससे ऑब्वियसली ऑपोजिशन को भी एक मौका मिल गया कि आप बोलो कि अब बंगाल में नया कश्मीर बन रहा है, क्योंकि वही पैटर्न कश्मीर का आप यहां लोगों को दिखा पा रहे हो कि कैसे फ्राइडे प्रेयर्स होते हैं, उसके बाद लोग बाहर आते हैं और उसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। कहां कहां? बीडीओ ऑफिस पर पथराव। बीडीओ ऑफिस पर पथराव करके क्या वक्फ एक्ट अमेंड हो जाएगा, वापस ले लेगी सरकार? रेलवे गेटमैन के ऑफिस पर अटैक, और एक रिटेल चेन को आपने लूट डाला। भाई, रिटेल चेन और वक्फ एक्ट में भाई क्या कॉमनैलिटी है? किस पर गुस्सा निकाल रहे हो? क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? या आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपको बस दंगा करना है तो कर लो, सीधे सीधे मुंह बात करो ना कि दंगा करना है, वक्फ एक्ट की कोई बात है नहीं। पूरे फ्राइडे के वायलेंस के बाद 3 लोगों की मौत हो चुकी। हरगोबिंदो दास और उनके लड़के चंदन दास, उनको उनके घर से घसीट के, खींच के बहुत ही बेरहमी से मार डाला गया। और एजाज अहमद, जिनको पुलिस फायरिंग में गोली लगकर उनकी मौत हो गई। नतीजा क्या हुआ? आपने प्रोटेस्ट कर दिया, आपने सोचा, आपने बहुत झंडे गाड़ दिए।
उल्टा हुआ उसका इंपैक्ट ये हुआ कि अब कैलकाटा हाई कोर्ट ने उठा के बोल दिया कि अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस आएंगी। मुर्शिदाबाद में नहीं, बाय द वे, बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में जहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो वहां सेंट्रल फोर्सेस आ सकती हैं। तो प्रेसिडेंशियल रूल की तो ऑलरेडी बात होनी शुरू हो गई है, विपक्ष तो प्रेसिडेंशियल रूल की मांग कर रही है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस ऑलरेडी बंगाल में दाखिल हो चुके हैं। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज ममता बनर्जी के लिए कुछ और हो नहीं सकती है कि वो अपने स्टेट में ही लॉ एंड ऑर्डर इतने सालों से रूल करने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं कर सकती हैं। 150 लोगों का अभी तक अरेस्ट हो चुका है। ऑब्वियसली अगर आप ऐसी चीजें करोगे, अब बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं कर पाओगे, तो बीजेपी को खूब सारा आपने एम्युनिशन प्लेट पर डाल दिया है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ऑलरेडी कह रहे हैं कि रिलीजियस परसिक्यूशन एक सच्चाई है बंगाल में, हिंदू अपने देश में ही पलायन कर रहे हैं और कैसे उनको सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है। तो जहां तक विपक्ष का जो एक नैरेटिव है वो वेरी क्लियर है कि ये कोई वफ्त एक्ट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंदुओं को मारने के लिए एक सोची समझी चाल भी है। अब इसमें ऑपोजिशन ने भी थोड़ा सा बढ़ चढ़कर भी काम कर दिया, ऐसे ऐसे ट्वीट्स फॉरवर्ड कर दिए जहां पूरे देश भर में जो राइट्स हुए हैं वो राइट्स के फोटो लगाकर यह दिखा दिया कि ये बंगाल में राइट्स हो रहे हैं। तो बंगाल पुलिस का अब यह काम रह गया है कि वो फैक्ट चेक कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनके लीडर्स को, यहां तक कि मंत्रियों को कि सर आप जो ट्वीट कर रहे हो वो गलत है, ये फोटोज पूरे देश भर के दंगों की है, बंगाल की नहीं है। यही बंगाल पुलिस अगर थोड़ा सा पहले समझ जाती कि दंगाई कहां है, हुड़दंगी कहां है, ये जो एंटी वक्फ का ये जो प्रोटेस्ट है, ये मुसलमान इसको एक दंगा बना देंगे, लूटपाट का बना देंगे, पथराव का एक एपिसोड बना देंगे, तो पहले ही ये चीजें रुक सकती थी। ममता बनर्जी इन स्टेट ऑफ पैनिक ट्वीट करती हैं, हाथ जोड़कर बोलती हैं कि मैं आपसे प्लीड करती हूं कि वायलेंस को आप बढ़ावा मत दीजिए, दंगे फसाद आप मत करिए, ये सेंटर का रूल है, हम जो एस्पेक्ट्स हैं इसके अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। सवाल अब भी उठता है कि ममता बनर्जी को क्या मालूम नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है? क्या उनकी पुलिस कंप्लीटली इनकेपेबल थी इसे रोकने के लिए? टीएमसी का बचाव इस समय यह है कि देखिए ये दंगा हमने नहीं किया है, ये दंगे में हमें एकदम नहीं मालूम है कैसे हो गया, ये बाहर से लोग आए हैं, मुर्शिदाबाद के लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है ये लोग कौन है। यहां तक कि टीएमसी सपोर्टर्स और टीएमसी के स्पोक्सपर्सन वीडियोस भी जारी कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि बिहार से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं इस दंगा को करने के लिए। अब लोगों के मन में क्या बात सही क्या बात गलत बैठेगी उससे बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। ममता बनर्जी का जो फ्यूचर है वो एक साल में डिसाइड होने वाला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि बिकॉज वो वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसके वजह से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अब बंगाल में दाखिल हो चुकी हैं। प्रेसिडेंशियल रूल की मांग हो रही है। जहां तक उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि भैया मैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से हैंडल कर सकती हूं, वो रेप्यूटेशन तार तार हो चुकी है। लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि अगर हम बंगाल के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, एक साल बाद जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका ब्यूगल ऑलरेडी बज चुका है, जिसके लिए ऑलरेडी जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है, तो वो सिर्फ एक राइट के एपिसोड से डिसाइड नहीं होता है। बंगाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। कुछ आंकड़े जब हमारी टीम इस पर रिसर्च कर रही थी बहुत ही सैड आंकड़े हैं, और ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा भी बहुत है, झूठ भी बहुत है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बहुत है, बट ये कंफर्म्ड जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो डेटा अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा तो अवेलेबल है ही नहीं। 65 केसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस बिटवीन जनवरी 2021 एंड जून 2022, ये कंफर्म्ड है। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस बाय हस्बैंड्स एंड इन लॉज होता है। मैंने औरतों पर तो जुल्म जो हो रहा है वो हो ही रहा है, बाय हस्बैंड्स एंड इन लॉज, ये एनसीआरबी का डेटा है। वेस्ट बंगाल नंबर 1 इन द कंट्री जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस ऑन विमेन की बात है। एक वुमेन चीफ मिनिस्टर 15 साल से है, तब भी इतना ज्यादा वायलेंस है, तो ये भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बहुत ज्यादा फेलियर है। संदेश खाली में जो हुआ, जो उनके पार्टी मैन ने किया, उसके ऊपर तो पूरा एक एपिसोड भी हमने बनाकर रखा है, तो देख लीजिएगा कैसे ममता बनर्जी की रेपुटेशन वैसे में भी विमेन सिक्योरिटी के मामले में और टीएमसी के रेपुटेशन विमेन सिक्योरिटी के मामले में काफी ज्यादा ही टाइट है। ऑल्सो हाईएस्ट एसिड अटैक केसेस किस स्टेट में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। हाईएस्ट फेक नोट करेंसीज किस स्टेट में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। उसके साथ जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है ऑफ द स्टेट, उसे कोई मना नहीं कर सकता है, ममता बनर्जी या टीएमसी भी मना नहीं कर सकती है। पिछले 7 सालों में 3 मिलियन जॉब्स खोए हैं, पाए नहीं, खोए हैं वेस्ट बंगाल ने। ये एनएसओ का डेटा है, सरकारी ऑफिशियल डेटा है। 3 मिलियन जॉब्स गए हैं बंगाल में, आए नहीं, गए हैं।
और वेस्ट बंगाल अमंग्स टॉप स्टेट्स है जिसने जीएसटी कलेक्शन में घटौती दिखाई है, बढ़ोतरी नहीं, घटौती दिखाई है जीएसटी कलेक्शन में। अब इतना क्राइम और इतनी इनएफिशिएंसी बंगाल में क्यों है, इसका एक और बहुत ही दुखद आंकड़ा यह है कि पिछले बार, अभी तो 2026 में इलेक्शंस आने वाले हैं, बट 2021 में जब इलेक्शंस हुए थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, 49% एमएलएज बंगाल में क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ आते हैं, डिक्लेयर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ आते हैं। 49% जो एमएलएज हैं उसमें 91 टीएमसी के एमएलएज हैं और 50 बीजेपी के एमएलएज हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सब तो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, जो बड़ा स्टोरी है इससे भी ज्यादा, एक तो कम्युनल वायलेंस का एंगल है कि क्या ममता बनर्जी एक कम्युनिटी को बढ़ावा दे रही है कि वो जाकर जो भी कर ले, प्रोटेस्ट कर ले, दंगा कर ले, स्टोन पेल्टिंग कर ले और पुलिस उन्हें रोकेगी नहीं। और दूसरी तरफ जो करप्शन का एंगल है जो ममता बनर्जी को खा सकती है बहुत बुरी तरीके से, टीएमसी को बर्बाद कर सकती है बहुत बुरी तरीके से 2026 में, और जिस पर बीजेपी का काफी ज्यादा फोकस भी रहा है। ममता बनर्जी इसे कंस्पिरेसी कह ले, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इतना सारा जो कंस्पिरेसी हो रहा है उसे ममता बनर्जी रोक क्यों नहीं पा रही हैं। और उसी कंस्पिरेसी की बड़ी श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है 3 अप्रैल को, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहोल्ड करते हुए इनवैलिड घोषित कर दिया 25,752, मान लीजिए 26,000 टीचर के पोजीशंस को इनवैलिड घोषित कर दिया। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पाया द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसएससी वाज विशिएटेड एंड टेंटेड बियॉन्ड रेजोल्यूशन। तो मैंने, आप इसको ठीक नहीं कर सकती हो, ये पूरा प्रोसेस विशिएटेड है। जितने लोग आए थे उन्हें सब अब बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी नौकरी उनके हाथ से चली गई है। अब ये एसएससी स्कैम क्या है, इस पर हमने पूरा एक एपिसोड बनाकर रख दिया है, मैं उस पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा एसएससी स्कैम क्या है, टाइम मिले तो जरूर एपिसोड को देख लीजिएगा। लेकिन बेसिकली नेट ये था कि उसमें पार्था चैटर्जी इन्वॉल्व थे। पार्था चैटर्जी टीएमसी के बहुत दिग्गज नेता, पार्था चैटर्जी के फ्रेंड के यहां अर्पिता मुखर्जी खासा दोस्त के यहां 50 करोड़ कैश के आसपास मिला था। यह कैश कहां से आया, उस पर फिर पिछले 2 सालों से छानबीन चल रही थी। बेसिकली ये एसएससी जो स्कैम है ये तब बाहर आया जब बेसिकली सरकार ने कहा कि अच्छा आप अपना रोल नंबर एंटर करिए, तब आपको आपका रिजल्ट मालूम चल जाएगा। उन्होंने पूरे लिस्ट जारी नहीं किए। जब लोगों ने पूछा और कोर्ट से फोर्स करवाया गया, तब समझ में आया कि जब लिस्ट बाहर आया तो जिनके कम नंबर थे वो ऊपर थे, उनकी रैंकिंग, जिनके नंबर अच्छे थे उनकी रैंकिंग नीचे थी। और कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इसमें बहुत बड़ी धांधली है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही ऊपर से कंट्रोल्ड है, जिन्होंने पैसा दिया उनको उनकी रैंकिंग आई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑर्डर दिया, अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी कर रही है आपके सरकार के ऊपर। इट इज ऑल्सो अ नोन फैक्ट दैट सम कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन वर गिवन मार्क्स एंड इशूड अपॉइंटमेंट लेटर्स। ऐसे टीचर्स बंगाल में भर्ती हो रहे थे। तो ऑब्वियसली इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाई है ममता बनर्जी के सरकार को, और ममता बनर्जी की रेप्यूटेशन जहां तक करप्शन को लेकर है वो अभी तार हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें चीफ जस्टिस खन्ना भी शामिल थे, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि जजमेंट ये बोल रही है कि हाँ, टेंटेड कैंडिडेट्स हैं और नॉन टेंटेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने पैसा देकर अपनी लेटर इशू कराया और जिन्होंने जेन्युइनली इस एग्जाम को क्रैक किया, एसएससी एग्जाम को क्रैक किया। जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं उनकी नौकरी तो गई, साथ में जितना पैसा कमाया है वो पैसा भी वापस दो। अब इसमें कंट्रोवर्शियल ये है कि फिर तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी ऐसा करना चाहिए था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपने गलती पाई लेकिन आपने पैसा वापस नहीं मांगा, लेकिन यहां टीचर से पैसा भी मांगा गया है जिन्होंने गलत काम किया, बिकॉज इट इज प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रॉड। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अनफेयर चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो ये है कि जो अनटेंटेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कोई गलती की नहीं, जिन्होंने जेन्युइनली मार्क्स पाए हैं, जिनमें कॉलेज टॉपर्स भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनकी नौकरी भी गई। हाँ, वो बाद में अप्लाई जरूर कर सकते हैं लेकिन उनकी नौकरी भी गई। अब ये अनफेयर तो है ही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आपने जो ओएमआर जो ऑप्टिकल रीडर शीट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जब इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट स्लिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे तब उतना कुछ खास नहीं बोला था। लेकिन बहरहाल जो भी हो, करप्शन तो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी जोर से मार लगाई है और अब बहुत सारे टीचर्स अब नौकरी के बिना हैं, और कब तक उनको नौकरी फिर से मिल पाएगी, उनका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका इंपैक्ट इलेक्शंस पर सीधा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। ममता बनर्जी ने अब एक टास्क फोर्स बनाया है जिससे ये सवाल को
आंसर करने की कोशिश होगी कि ये 26,000 जो हैं टीचर्स, इनके साथ क्या किया जाए जो अभी नौकरी से बाहर निकले। आप इमेजिन कर सकते हैं 26,000 टीचर हैं तो कितने लोग डिपेंड करते हैं पर फैमिली, सरकारी नौकरी था ये, तो कितना बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है और कितना बड़ा प्रोटेस्ट अब आने वाले दिनों में बन सकता है। ऑपोजिशन के पास भी बहुत बड़ा असला ये आ गया, बहुत बड़ा एम्युनिशन भी ये आ चुका है। इससे भी बड़ा एक टाइम बॉम्ब जो टिक टिक कर रहा है वो है 32,000 टीचर्स टेट के अंदर, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें सिमिलर तरीके की धांधली हुई थी, जो भी सुप्रीम कोर्ट में है उसकी सुनवाई भी है। अगर ये 32,000 स्टूडेंट टीचर्स को भी बेदखल कर दिया गया, उनकी नौकरी भी उनके हाथ से छीन ली गई, तो आप सोचिए 50,000 55,000 ऐसे टीचर्स होंगे जो रस्ते पर होंगे इलेक्शन एक साल से कम में। तो ममता बनर्जी पर कितना ज्यादा प्रेशर अभी है इस समय। अब ये तो उनको सोचना चाहिए था जब उनके कैबिनेट मेंबर्स, उनके खास पार्था चैटर्जी ऐसा काम कर रहे थे, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम ही सेटअप कर रहे थे। और इसीलिए बहुत सारे आलोचकों का पॉइंट ये है, और मुझे भी ये लगता है क्योंकि मैंने नंदीग्राम और शिंगूर को कवर किया था, कि इसको ऑपोजिशन अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, असला बना सकता है और ममता बनर्जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा फ्रंट खोल सकता है। क्योंकि बात सिर्फ यस नो सच गलत की नहीं है, बात परसेप्शन की है। और जब इतना बड़ा स्कैम होता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात में इन्वॉल्व हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आता है, तो आपकी रेप्यूटेशन कहीं की बची नहीं रहती है। तो इसमें ऑपोजिशन को बहुत बड़ा एक लेग अप मिलेगा, बहुत बड़ा एम्युनिशन मिलेगा ऑपोजिशन को। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नंदीग्राम शिंगूर क्यों हो सकता है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि 2017 में त्रिपुरा में सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 टीचर्स के पोस्ट्स को इनवैलिड घोषित किया था क्योंकि वहां भी करप्शन हुआ था। और 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह किया तो 2018 में सीपीएम की जो सरकार थी, 20 साल पुरानी जो सरकार थी, वो ध्वस्त हो जाती है त्रिपुरा में। तो क्या ऐसा एक सीन बंगाल में भी बन सकता है? वेरी वेरी मच पॉसिबल। हालांकि अभी आप लोगों से बात करो तो वो हंसते हैं कि बीजेपी कभी पावर में नहीं आ सकती है, लेकिन अगर 10 साल पहले आप किसी से बोलते कि बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी बंगाल में, तब भी लोग आप पर हंसते। बीजेपी कभी भी इस चीज को भूलने वाली नहीं है कि बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। कोई भी पार्टी जो नेशनल प्रेजेंस के लिए देखने की कोशिश कर रही है, बंगाल को भुला नहीं सकती है। और अगर टीएमसी को हराकर बंगाल पर बीजेपी अपना वर्चस्व स्थापित करती है, तो लोकसभा इलेक्शन में भी 2029 में भी बहुत बड़ा उन पर एक बहुत एडवांटेज उनको मिलेगा। उधर ममता बनर्जी शायद कहीं ना कहीं टीएमसी के ऊपर भी अपना कंट्रोल खो रही हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये सारी घटनाएं देखिए पिछले एक हफ्ते की हैं कि कैसे कल्याण बनर्जी, जो कि एक बहुत ही पुराने रंझे हुए टीएमसी के लीडर हैं, महुआ मोइत्रा के साथ उनकी बहुत बुरी तरीके से झड़प हो जाती है और महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल वर्सेटाइल लेडी बोलते हुए खूब खरी खोटी सुनाते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसी औरत के साथ ऐसी बातें और ऐसी एटीट्यूड में टॉलरेट नहीं करूंगा। फिर वो बात आगे बढ़कर फिर उसमें सौगतो रॉय भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें कीर्ति आजाद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैटर यह है कि टीएमसी में लीडर्स खुद ही आपस में काफी भिड़ रहे हैं, यूनिटी नहीं है इस समय। कीर्ति आजाद भी कुछ खास नाराज रहते हैं। कभी कभी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बोला है कि भैया मुझे तो इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो, पार्टी में तो ले आए हो, लेकिन उनको भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। नेट जो हमें दिखने को मिल रहा है बंगाल में इस समय, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, क्लियरली ममता बनर्जी के पास अब एक्सक्यूजेस थोड़े कम हो जा रहे हैं। पहले वो बोलती थी यू आर माओइस्ट, यू आर माओइस्ट, यू आर डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, तो काका चीची पहले वो माओइस्ट को लेकर करती थी। अब ये बोल रही हैं कि नहीं, ये देखो बीजेपी का कंस्पिरेसी है। लेकिन बात मान लेते हैं कंस्पिरेसी है, बात मान लेते हैं दैट बीजेपी इज प्लेइंग डर्टी, लेकिन आपने भी तो वही काम किया था लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ 15 साल पहले। 20-25 साल से तो आपने लेफ्ट फ्रंट को गिराने के लिए जो हो पाया है आपने किया है। तो आपको नहीं लगता है कि यही काम अब कोई और पार्टी कर सकती है? तो वो कंस्पिरेसी चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। ममता बनर्जी को यह देखना होगा कि चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, टीएमसी हर मामले में अभी फेल कर रही है, ना नौकरी दे पा रही है, और जो नौकरियां थी भी वो भी लोगों के हाथ से जा रही हैं। क्या हम आने वाले दिनों में फिर से आरजी कौर टाइप प्रोटेस्ट देखेंगे, लेकिन इस बार नौकरियों को लेकर, इस बार सोशल इश्यूज को लेकर? तो हो सकता है कि ममता बनर्जी की दिक्कतें और भी बढ़ेंगी। याद रखिए इलेक्शन तो एक साल बाद है, लेकिन जहां बंगाल की बात आती है, जहां बीजेपी की बात आती है, तो तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि बहुत बुरी तरीके से और भी पॉलिटिक्स खेला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है और भी ब्लडबाथ हो। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें इतनी आसानी से सेटल डाउन नहीं करेंगी। अगर ममता बनर्जी फोकस कर ले लॉ एंड ऑर्डर पर, अगर ममता बनर्जी प्रीएम्प्ट कर ले जो उनके साथ कंस्पिरेसी है, तो हो सकता है बंगाल की सिचुएशन थोड़ी और सुधरे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, सिचुएशन और खराब भी हो सकती है। सवाल यह है कि इतने सालों बाद क्या ममता बनर्जी को अपना प्लेबुक याद है, या फिर वो कंप्लीटली भूल गई हैं कि वो पावर में कैसे आई थी।